नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अक्सर कहा जाता है कि एक अकेला आदमी किसी देश या दुनिया का क्या बिगाड़ सकता है, उसके एक्शन से इतनी बड़ी दुनिया में कितनों पर फर्क पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी पारी के शुरुआती 1.5 महीने में ही पूरी दुनिया को एहसास करा दिया कि एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है, दुनिया के बड़े हिस्से को टेंशन में डाल सकता है, अनिश्चितता, असुरक्षा और युद्ध का माहौल पैदा कर सकता है, दुनिया भर में कारोबार का कायदा बदल सकता है। पिछले 7-8 दशकों से दुनिया के पेचीदे मसलों को हल करने में अहम भूमिका निभाने वाले संगठनों के वजूद पर सवाल खड़े कर सकता है। जब से ट्रंप ने दूसरी पारी में अमेरिका की कमान संभाली है, वो अपने रौद्र रूप में आगे बढ़ रहे हैं। व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तीखी तकरार पूरी दुनिया देख चुकी है, जिसकी आशंका शायद ही किसी को हो रही होगी। उसके बाद से जेलेंस्की टेंशन में है कि उनके मुल्क यूक्रेन का क्या होगा। पूरा यूरोप इस टेंशन में है कि अगर अमेरिका ने सुरक्षा कवच हटा लिया तो रूस से कौन बचाएगा। ये जोड़ घटाव भी चल रहा है कि क्या यूरोपीय देश आपस में मिलकर यूक्रेन को रूस से बचा पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मिशन में स्पीड ब्रेकर की भूमिका में रूस है या फिर चाइना। चाइना को अपना रक्षा बजट क्यों बढ़ाना पड़ा। ट्रंप टैक्टिक्स से भारत को फायदा है या नुकसान। अगले कुछ वर्षों में कितना बदलेगा दुनिया का शक्ति संतुलन। आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम ट्रंप द मास्टर ऑफ टेंशन में। अमेरिका में टेंशन इस कदर है कि राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही उनके करीबी भी लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट मीटिंग में जमकर बवाल हुआ। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और डीओईजी के कर्ता धर्ता एलन मस्क के बीच कर्मचारियों की छटनी के मुद्दे पर जमकर बहस हुई। एलन मस्क ने रूबियो पर आरोप लगाया कि उन्होंने अब तक किसी को भी हटाया नहीं है और छटनी का विरोध कर रहे हैं। जवाब में रूबियो ने भी मस्क से पूछा, आपने कितनों को बाहर किया। इसी तरह मस्क ने जब ईमेल पर अमेरिका के सरकारी कर्मचारियों से कामकाज का हिसाब किताब मांगा तो बड़े पैमाने पर नाराजगी सामने आई। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच तीखी बहस पूरी दुनिया देख चुकी है। टैरिफ को लेकर ट्रंप की नीतियों से पूरी दुनिया में अलग तरह का टेंशन है। अब उन्होंने दावा किया है कि भारत, चीन, यूरोपीय यूनियन समेत कई देश टैरिफ दरों को कम करने के लिए तैयार हो गए हैं। अपनी दूसरी पारी में ट्रंप टेंशन का दूसरा नाम हो चुके हैं। उनकी वजह से यूक्रेन टेंशन में है, पूरा यूरोप टेंशन में है, रशिया टेंशन में है, चाइना टेंशन में है, अरब वर्ल्ड के देश टेंशन में है, मेक्सिको टेंशन में है, पनामा के साथ साथ कनाडा टेंशन में है, यहाँ तक कि अमेरिका के लोग भी टेंशन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से शपथ ग्रहण तक के बीच अपने कई कार्यक्रमों में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रंप दुनिया को किस रास्ते लेकर जाने वाले हैं। ज्यादातर अनुमान बिल्कुल सही साबित हुए। मैंने ये आशंका जताई थी कि ये उलझन हमेशा रहेगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप फैसले दिल से लेंगे या दिमाग से, वो किसी की सलाह से फैसले लेंगे, यह सब कुछ उनके मूड पर निर्भर करेगा। 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जिस तरह से यूरोपीय देशों ने एकजुटता दिखाई, उससे तो यही लग रहा है कि अब धक्का मार डिप्लोमेसी का युग शुरू हो गया है। ऐसे में सबसे पहले यूक्रेन और जेलेंस्की के टेंशन को समझते हैं। भले ही यूरोपीय यूनियन के बड़े बड़े नेता यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात जोर शोर से कर रहे हैं, पर राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अच्छी तरह जानते हैं कि सभी यूरोपीय देश मिलकर भी उनके देश को रूसी आक्रमण से बचाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका की ओर से मदद रोके जाने के बाद यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस ने सबसे बड़ा हमला किया। ऐसे में जेलेंस्की के पास अब अधिक विकल्प नहीं बचे हैं।
gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. I know. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet, you and not only alone. in this cabinet. We gave you, through this stupid thank president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment, You and you voted men for are your brave, president. but they had to use our military. What about West if you didn't have You our invited military me- equipment, you invited if me you to didn't speak- have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. You will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. हफ्ते भर पहले व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस हुई, इस तस्वीर के जरिए आने वाले दिनों में कूटनीतिक रिश्तों और तनावपूर्ण माहौल के संकेत मिल रहे हैं। We're going to feel very You will good. feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. You will feel influenced. ट्रंप इतने खफा हुए कि यूक्रेन को दी जाने वाली हर तरह की मदद रोक दी। यहां तक कि यूक्रेन के सरहद के करीब पहुंचे ट्रकों को भी वापस मोड़ दिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म हो। उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने दबाव लगाया है, पर दबाव अभी तक एक तरफा ही है। अभी तक दबाव जो है केवल यूक्रेन पर पड़ा है। ये उन्होंने साफ कह दिया, ये उन्होंने कहा है, और उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि नंबर 1, एक तो यूक्रेन को नेटो की सदस्यता कभी नहीं मिलेगी। दूसरा यह है कि हो सकता है कि यूक्रेन को जो है अपनी जो इलाके रशिया ने कब्जा किए हैं उनमें वो पूरे वापस नहीं होंगे। पूरी दुनिया जानती है कि यूक्रेन पिछले 3 साल से रूस के सामने सीना ताने खड़ा था, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका था। अमेरिका हर तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा था। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 123 अरब डॉलर की मदद दी है। वहीं यूरोपीय देशों ने 142 अरब डॉलर की सहायता दी है। यूक्रेन को फंडिंग के मुद्दे पर सरेआम राष्ट्रपति ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के बीच नोकझोंक भी दुनिया के सामने आई। सबके सामने ही मैक्रो ने ट्रंप का हाथ पकड़कर उनकी गलती दुरुस्त कर दी। तमाम कोशिशों के बाद भी यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम नहीं हो पा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ट्रंप यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? इसकी एक बड़ी वजह यूक्रेन में मौजूद बेशकीमती खनिज भंडार माना जा रहा है। अभी जो ज़ेलेंस्की की हालत है वो काफी खराब है, क्योंकि वो जो झगड़े हुए थे ट्रंप के साथ ओवल हाउस में, उसके बाद से ज़ेलेंस्की को लगता नहीं है कि अमेरिका उनको सपोर्ट करता रहेगा। वहां पे जो मिलिट्री सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी गारंटी की बात हो रही थी कि जिसका डिमांड ज़ेलेंस्की कर रहे थे, वो सिक्योरिटी गारंटी भी ट्रंप देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके बिना ही वो एक खनिज पदार्थ के साथ डील करना चाहते हैं, यानी कि यूक्रेन में जो खनिज पदार्थ है, जो रेयर अर्थ मटीरियल है, उसको वो अमेरिका पाना चाहता है। ट्रंप दुर्लभ खनिजों की सप्लाई में अमेरिका का हिस्सा बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल अमेरिका इन खनिजों के लिए चीन पर निर्भर है। खनिजों से भरे लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसॉन प्रांत पर 2022 से ही रूस का कब्जा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को अपना पलड़ा भारी दिख रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन पर प्रचंड हमला किया है, लेकिन क्या रूस के राष्ट्रपति युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएंगे? ट्रंप चाहते हैं कि वो पुतिन के साथ समझौता करें, और जो भी समझौता होगा उसमें, अब यूक्रेन की समस्या ये है कि रशिया ने तो काफी बड़ा इलाका अपने कब्जे में ले लिया है। क्या रशिया वो वापस करेगा? लगता तो नहीं है, क्योंकि वहाँ रशियन भाषी लोग रहते हैं। तो ये है सिचुएशन। अभी तो किस तरफ जाएगा बोलना मुश्किल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध विराम से पहले उनके मुल्क की सुरक्षा की गारंटी ली जाए। वो चाहते हैं कि रूसी सेना यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटे, लेकिन पुतिन शायद ही इसके लिए तैयार हो। ऐसे में एक तस्वीर ये भी बन सकती है कि युद्ध के बीच ही यूक्रेन में तख्ता पलट हो जाए और नई सरकार से अमेरिका अपनी शर्तों पर डील करे। कॉमेडियन से यूक्रेन की राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे ज़ेलेंस्की
पिछले 3 साल से रूस से युद्ध लड़ रहे हैं। जब रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ी थी तब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने रूस को आक्रमणकारी कहा, युद्ध में यूक्रेन की हर तरह से मदद की। यूरोपीय देशों ने भी यूक्रेन की हर तरह से मदद की, पर अब बाइडेन की जगह ट्रंप राष्ट्रपति हैं, जिनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेहतर केमिस्ट्री है। अब तक शांति समझौते को लेकर रूस का समर्थन कर रहे ट्रंप ने अब रूस पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अगले हफ्ते अमेरिका और यूक्रेन का सऊदी अरब के रियाद में बातचीत की टेबल पर बैठना तय माना जा रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की का सऊदी अरब दौरा लॉक हो चुका है, जहां उनकी मुलाकात क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से होनी है। दरअसल अमेरिका की नजर यूक्रेन की धरती में छिपे बेशकीमती खनिजों पर है। फिलहाल यूक्रेन के बेशकीमती खनिजों के खजाने वाले क्षेत्रों में से कुछ पर रशिया का कब्जा है। रूस अपने कब्जे वाले इलाके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी बिना सुरक्षा गारंटी के किसी शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में भड़के ट्रंप यूक्रेन को मिलने वाली हर तरह की अमेरिकी मदद को बंद करने का ऐलान कर चुके हैं। यूरोप की बड़ी शक्तियां यूक्रेन के साथ खड़े होने का दावा तो कर रही हैं, पर सवाल ये है कि बिना अमेरिकी मदद के यूक्रेन कितने दिनों तक रूस के सामने टिक पाएगा। यूरोप के दूसरे देशों को भी डर सता रहा है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं। ऐसे में यूरोपीय देशों की ब्रसल्स में डिफेंस समिट का आयोजन हुआ, जिसमें यूक्रेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने के साथ साथ यूरोप के लिए साझा सुरक्षा तंत्र तैयार करने पर भी मंथन हुआ। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन की एक बहुत अहम बैठक हुई, जिसमें सदस्य देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शामिल हुए। तय हुआ कि यूक्रेन के साथ मजबूती से यूरोप खड़ा रहेगा। रूस से लड़ रहे यूक्रेन को हर तरह से मदद देने पर सहमति बनी, लेकिन इस जुटान में सबसे बड़ा सवाल यही रहा कि यूरोप की सुरक्षा कैसे होगी। तो उसमें उन्होंने कुछ कमिट किए हैं कि कुछ फाइनेंशियल एड इत्यादि वो देंगे, लेकिन यूरोप केवल अपने बल पे अमेरिका के बिना युद्ध बहुत दिन तक नहीं सपोर्ट कर सकता है, और यूरोप को भी अपनी सिक्योरिटी का खतरा है। तो वैसे में पूरी तरह से अमेरिका के विरोध में नहीं जाएगा, और इस कारण से जेलेंस्की अभी काफी परेशान है, काफी टेंशन है। यूरोपीय यूनियन के सदस्यों की सुरक्षा के लिए साझा तंत्र तैयार करने के लिए 150 अरब यूरो का डिफेंस फंड बनाने पर सहमति बनी। इसमें रक्षा उद्योग में भारी निवेश, बड़े स्तर पर हथियारों की खरीद, ईयू के वित्तीय नियमों को रोककर सैन्य खर्च बढ़ाना, सेमीकंडक्टर का उत्पादन और एआई के क्षेत्र में निवेश जैसे कदम शामिल हैं। यूरोप की अपनी सुरक्षा को लेकर टेंशन के 3 बड़ी वजह हैं। पहली, अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यूक्रेन पर यू टर्न। दूसरी, राष्ट्रपति ट्रंप की नेटो से बाहर निकलने की धमकी। तीसरी, ट्रंप का कहना कि यूरोप अपनी सुरक्षा का इंतजाम खुद करे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए बहुत हद तक अमेरिका पर निर्भर रहा है। अब तक नेटो की छतरी तले यूरोप की सुरक्षा का तंत्र काम कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका के अगुवाई वाले सुरक्षा तंत्र से यूरोप का भरोसा उठ गया है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि पोलैंड सरकार मुल्क के सभी वयस्क पुरुषों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रही है। जर्मनी अपनी रक्षा के लिए सैकड़ों अरब यूरो का निवेश करने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि फ्रांस भी अपना रक्षा बजट डबल कर सकता है। यूरोप के दूसरे देश भी अपने स्तर पर सरहदी सुरक्षा मजबूत करने के तंत्र पर काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि वो ये जो रशिया को उन्होंने एक दुश्मन बना के ये सब वो कर रहे हैं। ठीक है, रशिया ने कब्जा किया है यूक्रेन पे, उन्होंने लड़ाई छेड़ी थी, पर उसकी भी तो एक वजह थी ना, क्योंकि रशिया ने बोला था नेटो को आप यूक्रेन तक मत लाइए, पर वो माने नहीं। उन्होंने पहले मान गए थे, फिर वो मुकर गए। अब रशिया को धोखा भी दिया उन्होंने इस बारे में। ये बहुत सारी हिस्ट्री है इसमें। यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों में सिर्फ फ्रांस के पास ही परमाणु हथियार है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो अपने परमाणु हथियारों को यूरोपीय संघ की सुरक्षा में तैनात करने की बात कह चुके हैं।
हालांकि ये भी कह चुके हैं कि परमाणु हथियारों का कंट्रोल सिर्फ फ्रांस के राष्ट्रपति के हाथों में ही रहेगा। पोलैंड के पीएम टस्क ने फ्रांस के परमाणु हथियारों को यूरोपीय संघ की सुरक्षा छतरी के तौर पर इस्तेमाल वाले प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव ने यूरोपीय संघ के नेताओं की चिंताओं और नजरिए को खारिज किया है। यूरोपीय देशों को सबसे अधिक अपनी सरहदों की सुरक्षा के साथ साथ रूस के आक्रमण का डर सता रहा है। कभी कम्युनिस्ट यूएसएसआर के आक्रमण से बचाने के लिए नेटो का संगठन हुआ था, जिसकी छतरी चले 32 सदस्य देश हैं। अब ट्रंप को नेटो में $1 भी लगाना फिजूल खर्ची लग रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का कहना है कि नाटो सदस्यों को रक्षा के लिए खर्चा बढ़ाना होगा। साल 2025 में नाटो का बजट 3.8 बिलियन पाउंड होने का अनुमान है। 2024 में नाटो के बजट में 15.8% योगदान अमेरिका ने दिया। अमेरिका जितना ही बोझ जर्मनी ने भी उठाया। नाटो फंड में 11% का योगदान यूनाइटेड किंगडम ने दिया, फ्रांस ने 10.2% तो इटली ने 8.5% का खर्च उठाया। नाटो के दर्जन भर सदस्यों में हर एक की हिस्सेदारी 1% से भी कम की है। ट्रंप के आक्रामक अंदाज की वजह से नाटो का वजूद ही खतरे में आ गया है। ऐसे में नाटो का विकल्प तैयार करने की जो कोशिश यूरोप में चल रही है, वो किस अंजाम तक पहुंचेगी, उसका लीडर कौन होगा, ऐसे कई गंभीर सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। दरअसल यूरोप की टेंशन की वजह रूस और अमेरिका है, वहीं अमेरिका की टेंशन रूस से अधिक चीन से है। चीन को दुश्मन नंबर 1 मानने वाले ट्रंप को यूरोप से ज्यादा फायदा रूस के साथ खड़े होने में दिख रहा है। पर ट्रंप कब क्या करेंगे और क्या कहेंगे, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। उधर चीन को बड़े खतरे का अंदेशा अभी से होने लगा है। ऐसे में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत से बेहतर रिश्ता बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। वांग यी का कहना है कि भारत और चीन को एक दूसरे से मुकाबले की जगह साथ मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नई विश्व व्यवस्था में त्रिमूर्ति की भूमिका में हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर आर्मी की लिस्ट में भी पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। वहीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन है, लेकिन रूस टॉप 10 में ही नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका को सही मायनों में चुनौती चीन से है, न कि रूस से। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप चाइना को रोकने की रणनीति पर आगे बढ़ते दिख सकते हैं। अभी जो राजनीति चल रही है उसमें एक जो आप अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद ट्रंप यह कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस और चीन में एक तरह से एक उसको अलग करने की कोशिश हो। लेकिन अगर अंदर जाके देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी नीति यह है कि रूस और चीन को तोड़ा जाए, जो उन दोनों में काफी कॉपरेशन है रूस और चीन में, आप जानते हैं। तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि चीन को घेरने की कोशिश है। मुझे लगता है कि चीन से ट्रंप की डील करने की कोशिश हो रही है। समंदर में चीन को घेरने के लिए पहले ही अमेरिका की अगुवाई में क्वाड की छतरी तनी है, जिनके सदस्य देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान हैं। इस साल सितंबर में दिल्ली में क्वाड समिट होना है। इसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का दिल्ली आना तय माना जा रहा है। चाइना क्वाड को अपने खिलाफ अमेरिका के लामबंदी की तरह देखता रहा है। शायद यही वजह है कि चाइना के विदेश मंत्री वांग यी ने बिना किसी लाग लपेट के नई कूटनीति शुरू कर दी। 2025 में चीन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। चीन पिछले अनुभवों को समेटने, आगे का रास्ता बनाने और चीन भारत संबंधों को स्वस्थ और स्थिर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। चाइना तो काफी एनकरेजिंग बता रहा है कि हम आप जो हमारे जो बॉर्डर के जो मसले हैं उसको अलग रख के हम हमारे साथ हाथ मिलाइए, इस तरह की बातें भी वो कर रहे हैं, यानी इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। अब इसमें किस तरह का फाइनली माहौल बनेगा
वो अभी कहना मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगी। बीजिंग में बैठे चीन के हुक्मरान अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बदले समीकरणों में अमेरिका किस तरह से कम्युनिस्ट चाइना को घेरने के प्लान पर काम कर रहा है। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि ताइवान को आगे कर अमेरिका चीन पर दबाव बना सकता है। ऐसे में चाइना भविष्य के उन समीकरणों पर भी गुणा भाग कर रहा है कि कल की तारीख में अगर उसके पुराने दोस्त इधर उधर हुए तो क्या करेगा। चाइना ने नेचुरली अब अपने जो तैयारी है डिफेंस की वो भी बढ़ा दी है, बजट भी बढ़ा दी है। अब ऐसा है कि इस तरह के माहौल में चाइना भी मौका ढूंढेगा कि वो ताइवान को अपने कब्जे में किस तरह से ले ले। मुश्किल तो लगता है क्योंकि ताइवान की तैयारी भी है, उधर ट्रंप ताइवान को और हथियार देने के लिए भी तैयार है। और इस तरह के माहौल में भारत का जो रुख होगा वो नेचुरली एक बैलेंसिंग रुख होगा। चौतरफा खतरे की आहट महसूस करते हुए चाइना तेजी से अपनी सेना को मजबूत और अत्याधुनिक बनाने में जुटा है। चीन ने हाल ही में अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की। समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए नया एयरक्राफ्ट कैरियर विकसित करने के सैटेलाइट सबूत सामने आ चुके हैं। चाइना पारंपरिक युद्ध से लेकर सैटेलाइट युद्ध तक के लिए अपनी सेना मजबूत कर रहा है, जिससे युद्ध की स्थिति में हर मोर्चे पर दुश्मन को मात दी जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी टेंशन में हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप कभी भी और कोई भी फैसला ले सकते हैं। ऐसे में जिनपिंग ने रक्षा बजट में 7% से अधिक की बढ़ोतरी की है। चाइना समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार करने में लगा हुआ है। कुछ महीने पहले गुआंगडोंग शिपयार्ड में एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण की सैटेलाइट तस्वीरें भी आ चुकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबरें भी आ चुकी हैं कि चाइना कई खतरनाक युद्धपोत विकसित करने में जुटा है। दरअसल चीन पर शिकंजा कसने के लिए अमेरिका ताइवान का कंधा इस्तेमाल कर सकता है। चाइना की घेराबंदी के लिए अमेरिका क्वाड के मंच को भी मजबूत करने पर जोर दे सकता है। क्वाड में फिलहाल अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं। ऐसे में भारत के सामने दो तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव ये कि तेजी से बदलते समीकरण में यूरोपीय देश भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। यूरोप और एशिया के कई छोटे बड़े देश भारत से अपनी सरहदों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए हथियार खरीद सकते हैं, यानी भारत के लिए हथियारों की मंडी में नए सौदागर के रूप में जमने का मौका होगा। नेगेटिव स्थिति ये उत्पन्न होती दिख रही है कि चीन का मिलिट्री बजट बढ़ने के बाद भारत को भी अपनी सरहदी सुरक्षा के लिए खर्चा और बढ़ाना होगा। भारत के पूरब में लद्दाख से अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर की चीन से सरहद लगती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की समय समय पर खुराफात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में चीन ने अपने रक्षा बजट में 7% से अधिक की बढ़ोतरी की है। मौजूदा समय में चीन का रक्षा बजट भारत के रक्षा बजट से 3 गुना अधिक है। ऐसे में सरहद की चुनौतियों को देखते हुए भारत को भी सैन्य साजो सामान पर खर्च बढ़ाना होगा। हमें भी अपने रक्षा पे बजट तो बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चीन जिस ढंग से मॉडर्नाइज कर रहा है अपनी मिलिट्री को, शिप इंडस्ट्री को जैसे प्रमोट कर रहा है, उसका जो सैटेलाइट स्पेस में जो वो मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी उस कॉम्पिटिशन में तो आना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। और रक्षा बजट भी बढ़ानी पड़ेगी। मौजूदा समय में हथियारों की मंडी का सबसे बड़ा सौदागर अमेरिका है। अभी भी भारत अपनी सैन्य जरूरतों के लिए विदेशों से हथियार खरीदता है, उसमें भी खासतौर से रूस से। फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ही भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर प्लेन बेचने की पेशकश की थी। डिफेंस में टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे पास बहुत सारी, जैसे एयरक्राफ्ट की बात करूं या फिर जो दूसरी टेक्नोलॉजी मिसाइल इत्यादि में जो जरूरत है, कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास अभी नहीं है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अमेरिका के साथ वो डील कर पाए। हमने अमेरिका भी जो F-35 की बात भी हुई थी, ट्रंप ने बोला कि हम F-35 भारत को देने के लिए तैयार है। लेकिन क्या भारत केवल F-35 कर देगा? क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं देते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने की बात नहीं करते हैं, तो हम एक खरीदार के रूप में रह जाएंगे। और वैसे में मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रेटेजिक डील इस ढंग का अमेरिका के साथ करना उचित होगा।
इसी शुक्रवार को भारत में एक प्राइवेट न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लेटनिक ने कहा कि भारत डिफेंस की चीजें रूस से खरीदता है, हम इसे रोकना चाहते हैं। भारत ब्रिक्स का सदस्य है, ये देश डॉलर को टक्कर देने के लिए अपनी मुद्रा बना रहे हैं। ये बातें दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत नहीं बनाएंगी। हम चाहते हैं कि ये सब रुके और व्यापार बढ़े, मजबूत रिश्ता बने। दूसरी ओर भारत के रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों के लिए 1000 HP इंजन की खरीद के लिए रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन के करार पर हस्ताक्षर किए। यानी भारत किसी के दबाव या प्रभाव में कोई डील नहीं करेगा। भारत हर डिफेंस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय हथियारों की मांग बढ़ी है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया, जो 2022-23 में 15,920 करोड़ रुपए रहा। ऐसे में एशिया और यूरोप के छोटे बड़े देश अपनी सरहदी सुरक्षा के लिए मेड इन इंडिया हथियारों पर भरोसा जता सकते हैं, जिसमें टॉप पर ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस लड़ाकू विमान दिख सकते हैं। ऐसे में ट्रंप प्रशासन 2.0 में भारत अपने लिए चुनौतियों के साथ नई संभावनाएं भी देख रहा है। फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसलों में दो तरह का ट्रेंड साफ साफ महसूस किया जा सकता है। पहला, वो बाइडेन प्रशासन के हर उस फैसले को पलट रहे हैं जिसे पिछली सरकार की उपलब्धि माना जा रहा था। ऐसा करके ट्रंप एक तरह से बाइडेन को निकम्मा और नाकारा साबित करने में लगे हैं। दूसरा, अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मिशन के लिए वो दोस्त तलाश रहे हैं। मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने नियम कायदों को छोड़ने में उन्हें कोई हिचक नहीं है। इतना ही नहीं, अमेरिका की जरूरतों के हिसाब से ट्रंप नए गठबंधन की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। ट्रंप अच्छी तरह जानते हैं कि बिना भारत को साथ लिए चाइना को कंट्रोल में करना नामुमकिन है, लेकिन वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की कूटनीति दबाव और प्रभाव से हमेशा आजाद रही है और रहेगी भी। ऐसे में ट्रंप प्रशासन किसी भी कीमत पर भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। ब्रिटेन की इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के पूर्व प्रमुख सर एलेक्स यंगर की दलील है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध नियमों से नहीं आंके जाएंगे। दुनिया डिप्लोमेसी और विदेश नीति के एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जिसमें ताकतवर मुल्क और उनके हिसाब से बनी रणनीति का बोलबाला होगा। यही डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं, व्लादिमीर पुतिन भी और शी जिनपिंग भी। यूक्रेन युद्ध के बाद भले ही रूस और चीन करीब आए हों, लेकिन पुतिन ये भी समझ रहे हैं कि मौजूदा विश्व व्यवस्था में रूस को अमेरिका से अधिक खतरा चीन से है। कूटनीति भी अजीब चीज है, इसमें दोस्त और दुश्मन का पता ही नहीं चलता। कब दोस्त दुश्मन बन जाता है और दुश्मन दोस्त, पता ही नहीं चलता। फिलहाल दुनिया भर में शक्ति संतुलन बैठाने की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है, जिसमें रिश्तों को नए तरह से परिभाषित करने का काम हो रहा है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में बात करेंगे ट्रंप की टैरिफ टैक्टिक्स की। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।